नमस्कार, सभी का स्वागत है एक लंबे अरसे के बाद। तो आज एक सुअवसर कि हम लोग वापस मिले हैं और मिलने का उद्देश्य ये है कि एक तो हम आगे की रणनीति पर बात कर लें, दूसरा कि एक आध टॉपिक धीरे धीरे करके हम इसी मंथ में जो हमारा कोर्स है कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ वो है हमारा कृषि। ठीक है, चलो तो कृषि पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे कृषि को। उससे पहले मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम मिले हैं तो सबको मैं भी मिस कर रहा हूँ। हो सकता है आप भी इस इन्वायरमेंट को मिस कर रहे हो क्लास के। तो क्लास में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खाली कुर्सियाँ देख करके भी थोड़ा मन छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हुए कि आप मेरे सामने हैं, आपके लिए क्लास कृषि राजस्थान की और भी राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको हम इस समय काल में पूरा करेंगे इसी मंथ में। ठीक है, आपकी कोई क्वारी हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो या पढ़ाई हो सकता है किसी बच्चे ने छोड़ दी हो, बीच में गैप आ गया हो, तो सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया इस समय में अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, हमारा जो पटवार कांस्टेबल का बैच है उसके लिए मैं पूरा आपके एग्ज़ाम तक, ज्वाइनिंग तक समर्पित हूँ और मुझे ऐसा मतलब विश्वास है कि आप सबका ज्वाइनिंग जो है निश्चित ही होगा। उसके लिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। ठीक है, और फिलहाल अगर किसी का गैपिंग हो गई है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है। मुस्कुरा के लौट आइए तैयारी में। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको निरंतर एक क्लास या 2 दिन में एक क्लास लेकर के आपसे जुड़ा हुआ रहो। ठीक है, ठीक है, और भी अगर आपको कुछ जैसे मैटर है जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, जैसे इंग्लिश से हुआ, मैथ से हुआ, कोई भी टॉपिक हो आप मुझे लिखना, मैं उसको वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए आज का विषय क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही कहना था मेनली कि ऊर्जा स्तर को बनाए रखना है। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट हो तो कृपया करके मुझे फ़ोन मैसेज आप करें। पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, आगे एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। ठीक है, और पढ़ाई के मामले में कभी कोई कंजूसी कोताही नहीं बरतनी है। एग्ज़ाम तक अपने ऊर्जा स्तर को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना है, कहीं कोई जो है गिरावट उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है ना, चलो तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कृषि। राजस्थान भूगोल आपने अच्छे से शुरुआत भी की और उसमें जो है लगभग हमने कोर्स जो है पूरा कर लिया। ठीक है, फिलहाल 2-3 जो लेक्चर बच रहे हैं क्रमशः देख लीजिए। जैसे मैंने आपको एक अलग पैटर्न से PDF के माध्यम से पढ़ाया था, आप तक वीडियो पहुँचे भी होंगे, किसी ने नहीं देखा हो तो देखना, हमारे ग्रुप में भी है। ठीक है, उन वीडियो को पढ़ाने के बाद, क्लासों को लेने के बाद 2-3 क्लासें और हमारी शेष रह जाती है, जिसमें हम कृषि ले रहे हैं, परिवहन है जो मैप के माध्यम से मैं कराने का प्रयास करूँगा, पर्यटन है ना। ये टॉपिक जो है राजस्थान के आर्थिक भूगोल से रिलेट करते हैं एक चीज़। ठीक है, और जनरली जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है इनकी गंभीरता को, इनके महत्व को नहीं समझ पाता। ठीक है, इसीलिए वो सरसरी निगाह से रीडिंग करके चला जाता है और प्रश्न समझ से आते हैं और उस समझ से या आंकड़ों से आते हैं वो कर नहीं पाते। तो एक चीज़ तो ये मान के चलना कि जो 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं आर्थिक भूगोल के, राजस्थान के आर्थिक भूगोल से जुड़े हुए, वो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी बात का विश्वास करना, मैं जो तो वैसे बोलता नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस महत्वता को देखते हुए समझना। ठीक है, समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो कॉल, मैसेज, कमेंट आप करना। ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद हम लाइव जैसे चेहरे से वो कह रहे हैं शक्लें देख रहे हैं, तो कुछ भी कमेंट, हाय, मैसेज, हेलो वगैरह, राम राम ऐसा कुछ करना ताकि मुझे पता लगे कि आप सभी जीवित हैं, सकुशल हैं। ठीक है, तो आइए चलो ज़्यादा बात नहीं करते हुए विषय पर हम लौट आते हैं। ठीक है, आज का हमारा बिंदु है कृषि। तो कृषि क्या होता है आप सब जानते हैं। कृषि को पढ़ने से पहले हम एक काम कर लेते हैं जो हमें करना चाहिए, वो है इसका फ्रेमवर्क, इस टॉपिक को हमें पढ़ना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ शब्दावलियों को, एक कंसेप्ट को, कृषि, फसल क्या होती है। ठीक है, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना, राजस्थान के संदर्भ में हम देख लेंगे। उसके बाद हमें कुछ अगर अच्छी बातें करनी है तो वो कृषि के प्रकार, कि कृषि कौन कौन से टाइप की होती है,
जनरली हमने कृषि को देखा है, जिया है, व्यावहारिक अनुभव हमें है, लेकिन हमने कृषि पर इन आयामों पर कभी शायद नहीं सोचा हो, तो इनको देखना है। इन आयामों पर हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो दिमाग में फ्रेमवर्क पहले से होगी, हमें पढ़ना क्या है, कैसे है। तो कृषि के प्रकार हम देखेंगे, ठीक है, फसलों के प्रकार भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इन आयामों पर हमें देखना है। फसलों के प्रकार हम देखेंगे, ऋतुओं के आधार पर देखेंगे, उपयोगिता के आधार पर देखेंगे, है ना। और उसको अच्छे से पढ़ना है, जैसे खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको इन आयामों पर देखते हैं। फिर कुछ सरकारी संस्थान है जो कृषि क्षेत्र को विकसित कर रहे या बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए, आधुनिकता के लिए निरंतर कार्यरत है सरकारी प्रयासों के तहत। ठीक है, तो उन संस्थानों को देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वो हमें देखने हैं। ठीक है, जो हाल ही में पिछले कुछ समय में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जो बीते हुए कुछ समय में सरकारी प्रयास रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुँचाने के जो प्रयास है, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम इस सेक्शन में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ फसलों में ही देख लेंगे, कुछ मंडियाँ वगैरह, है ना, इसी में। और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो जाता है। ये पूरा एक जो हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क है इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो तो दूर की बात है, याद रहेगा नहीं रहेगा, इन चिंताओं को तो हम वैसे ही कब का छोड़ चुके हैं। पर एक समझ बनेगी कृषि को हम पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इन आयामों पर देख लीजिए, राजस्थान के संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है, कृषि होती क्या है, ठीक है, और कृषि के प्रकार हम देखेंगे, फसलों के प्रकार हम देखेंगे। यहाँ से जनरली समझ पर आधारित ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कुछ संस्थान है सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, कहाँ पर है, कब स्थापना हुई, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम देखेंगे। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये 5 स्टार लगा देना, इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर ये फसलों को मंडिया विपणन, है ना। चलो, तो कृषि शुरुआत से हम बात करते हैं एक एक बिंदु पर। कृषि क्या है, तो सबको पता है कृषि कैसे की जाती है, कृषि होती क्या है। कि मानव सभ्यता के विकास से हम जब ध्यान लगाते हैं, तो मानव ने सबसे पहले आकेटक था, कच्चा मांस खाता था, है ना, यायावरी था, भटकता फिरता था। उसके बाद उसने पशुपालन सीखा, और जब उसको पता लगा कि हाँ भैया एक बीज बोने से एक पौधा होता है और उससे ज़्यादा बीज मिलते हैं, तो धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, फसल उगाने का, कृषि करने का उसको जो है कौशल प्राप्त हो गया। और धीरे धीरे वो कृषि करने लगा। ठीक है, कृषि करने लगा, उसके पास अधिशेष बचने लगा, फिर समाज सभ्यता का विकास होता लगा। ठीक है, तो कृषि वही है ना। क्या कृषि का सीधा सा अर्थ है कि जमीन में बीज डाल करके फसल उपजाना। ठीक है ना, तो फिर एक ये प्रश्न आ सकता है सामने, सर ये फसल क्या चीज़ है। ठीक है, कई पौधे हमारे आसपास हैं, हमारे गांव में हैं, उनको तो हम फसल नहीं कह रहे, लेकिन कुछ पौधे हैं छोटे जो हम एक ही जगह पर, स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर बो रहे हैं, उनको हम फसल कह रहे हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार की वनस्पति जो क्षेत्र विशेष में बोई जाती है ना, लाभ हेतु क्षेत्र विशेष में बोई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। जैसे हमने घर में एक पौधा बो दिया तो उसको हम फसल नहीं करें, समझ रहे हो। ठीक है ना, तो एक ही प्रकार की वनस्पति, पौधा जो कुछ क्षेत्र विशेष में लाभ हेतु जो बोई जाती है, उसकी, है ना, खेती की जाती है, उसको हम कहते हैं फसल। ठीक है, एक सामान्य समझ है, ना कि ऐसा हम लिख करके इस परिभाषा को रटने की आवश्यकता है, इनको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलो अब राजस्थान की संदर्भ में बात कर ले, हम भारत के संदर्भ में बात कर ले, तो हमें सबको पता है कि भारत हुआ, राजस्थान हुआ, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो कृषि में तो संलग्न है ही है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो कृषि प्रधान देश हमारा है। राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान जो है, ऑल ओवर राजस्थान, इसको दो आधार पर हम देखते हैं, एक तो एरिया वाइज और एक देखते हैं पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो मान लीजिए पूरा राजस्थान है आपका, तो अच्छे से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन 62%, राजस्थान की 62% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक,
एरिया वाइज हम बात करें तो 49% क्षेत्रफल राजस्थान का वो कृषि पर आपका कृषि से संबंधित है, ठीक है एरिया, ठीक है। तो जनरली ये आंकड़े भी ऐसा नहीं है, एग्जाम में आए हुए हैं। हम एक चीज़ तो दिमाग में रखना कि वही बात करेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती है या किसी न किसी प्रकार से परीक्षा में संबंधित है, ठीक है। ये बार बार मैं ये उल्लेख नहीं करूँगा कि ये परीक्षा में आएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटी बात है। कंसेप्ट बनाइए बस, मस्ती से फिर इसको पढ़ते रहिए। तो कृषि में बहुत ज़्यादा, कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, है ना। क्योंकि देखो 62% मानव जो है, जनसंख्या जो है, मानव संसाधन इसमें संलग्न है ना। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ इससे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 62% जनसंख्या अगर कृषि कर रही है तो ओवरऑल जो इनकम होनी चाहिए उसमें कृषि की ज़्यादा होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात, लेकिन ऐसा होता नहीं हो रहा। क्यों? इसके कई कारण हैं, ठीक है। ये टॉपिक इतना रिलेवेंट है, इतना प्रासंगिक है अभी वर्तमान समय में, जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, कारण कि इसमें सुधार की ओर ज़्यादा आवश्यकता है। अभी हमारी भारतीय समाज को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, अगर हमें ग्रोथ करनी है राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर, या जो कृषक परिवार है, किसान परिवार, उसके स्तर पर, तो इसमें सुधार के उपायों को हमें सुझाना होगा, सुधार के उपाय हमें करने होंगे। इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम भारत का भूगोल पढ़े, राजस्थान का भूगोल पढ़े, और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट वाइज हमें इसको क्लियर करना है आज, है ना, इसी संदर्भ से इसको देखना। वैसे हमें हो सकता है हम किस खेती करते हैं इससे तो हम कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब हम कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं जो वाकई में हमें लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो अब आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। कृषि के कुछ प्रकार हैं। हमने तो कभी सोचा नहीं कि कृषि को भी वर्गीकरण करेंगे, हम तो बस खेती करते हैं, है ना। घर वालों ने कह दिया सोयाबीन डाल दो, सोयाबीन डाल दी, उन्होंने कहा साथ में ये भी डाल दो, साथ में वो भी डाल दिया, हमें तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आज कुछ थोड़ी सी खुली हुई बुद्धि के साथ थोड़ा सा विस्तृत अपनी खिड़कियों को खोल करके विस्तृत आयामों पर हम इसको देखते हैं। खेती सबको पता है, खेती, कृषि, लेकिन उसके भी टाइप्स हैं। उन टाइप्स को आप देखना। पहला मैं लिख रहा हूँ पारंपरिक। पारंपरिक कृषि, एक बार मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, साथ साथ में चिंतन करते जाना कि ये क्या होती होगी, ठीक है। पारंपरिक या जीवन निर्वाह की कृषि। एक में लिख रहा हूँ स्थानांतरित कृषि, ठीक है। देखते जाना, और मन में एक वो होता है ना, हम कहते हैं तुक्के भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, अपने स्तर पर या अपनी जो सामान्य समझ है उसके आधार पर, कि स्थानांतरित कृषि कैसे क्या होती होगी, पारंपरिक कृषि क्या होती होगी, ठीक है। एक में लिख रहा हूँ यहाँ पर समोच्च कृषि, ठीक है। एक व्यापारिक कृषि हम लिख देते हैं। एक एक पर विस्तृत हम बात करेंगे, है ना, अच्छे से इसको समझेंगे। तो पारंपरिक हो गई, स्थानांतरित हो गई, समोच्च कृषि हो गई, है ना, व्यापारिक कृषि हो गई, और एक हम लिखते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है जी। आओ अब इसको एक एक करके देखते हैं आराम से, ठीक है। आपने अपने तुक्के लगाए होंगे, अपना मत रखा होगा, लेकिन मेरे तक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप ही हंस लीजिए अगर गलत निकले तो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसको समझना है, ठीक है। पारंपरिक मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि दुनिया का कोई सा भी आप विषय पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी बिंदु को आप समझ रहे हैं, तो उसका जो शीर्षक होता है, जिस बिंदु से, जिस शब्द से हम उसको समझ रहे हैं, तो ये शब्द जो है उस पूरे जो मैटर है उसका वो कह रहे हैं ना, नेतृत्व कर रहा है ना। तो इस शब्द में ही सब जुड़ा हुआ है, ये शब्द नेतृत्व कर रहा है पूरे इसमें जो मैटर छुपा हुआ है, ठीक है। पारंपरिक, परंपरा धन इक, ठीक है, परंपरा धन इक, पारंपरिक। तो जो खेती, पारंपरिक कृषि क्या है? जो परंपरा से हो रही है, जो परंपरा से चली आ रही है, ठीक है, जो परंपरा से चली आ रही है। सर परंपरा से कैसे चली आ रही है, इसको समझते हैं। तो मानव ने जब परंपरा मतलब शुरुआत से, है ना, तो परंपरा से कैसे कृषि हो रही थी? मानव कृषि शुरुआत में क्या कर रहा था मालूम है? बस क्यों करता था? उसको खाने को चाहिए था, इसीलिए करता था, जीवन निर्वाह के लिए, जीने के लिए बस। क्या आज केवल कृषि व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आज आपने कई फसलें देखी होगी जो खेत से ही चली जाती, घर में उनको खाने पीने का कोई मतलब नहीं, अफीम लाते हैं, बेच देते हैं, अफीम,
खाते पीते नहीं, कपास खाते पीते नहीं, समझ रहे बात को। प्रारंभ में जो मानव ने खेती की वो क्यों? जीवन निर्वाह के लिए, अर्थात अच्छे से समझ बनाना, ठीक है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। ये आपकी है पारंपरिक कृषि। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है पारंपरिक कृषि। इसमें व्यक्ति या किसान क्या बोता था? जीवन निर्वाह के लिए के उद्देश्य से खेती करता था। और इसमें बोता क्या था? सबको पता है रे, गेहूँ है ना, खाद्यान्न केवल है ना, खाद्यान्न तक उसका ध्यान केंद्रित था। खाने पीने की चीज़ें, दाल हो गया है ना, बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, ऐसा। तो ये पारंपरिक कृषि। उसमें उदाहरण लिख देना जैसे इनकी बोता था। चलो सुनना अच्छे से, नोट्स बनाने की इच्छा हो तो अच्छे से बनाना, व्यवस्थित नोट्स हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, स्थान अंतरित, स्थान अंतरित करना, बदलना। तो पहले लोग क्या करते थे? पहले, आज भी प्रचलित है, तो कुछ लोग, कुछ किसान एक विशिष्ट प्रकार की कृषि करते हैं जिसमें वो स्थान बदलते रहते हैं। कुछ समय यहाँ कृषि की, फिर समय अगले स्थान पर की। प्रारंभ में जंगल थे सब जगह, तो कृषि कैसे करते थे? जंगल को जलाया, वो स्थान खाली हुआ, वहाँ पर जुताई की, खेती की, कुछ साल की, फिर वो बंजर ज़मीन हो गई, अच्छी नहीं लगी, वहाँ से फिर आगे गए, ठीक है। तो ऐसे कृषि होती थी। इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, यह है स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना। तो एक स्थान पर कुछ समय कृषि करने के बाद दूसरे स्थान पर कृषि करना, ठीक है, नए है ना। तो ये है स्थानांतरित कृषि। अब इसके स्थानांतरित कृषि के कुछ विशेष प्रकार हैं, जैसे एक जूमिंग है, जूमिंग वालरा कृषि। एक आपने देखा होगा दजिया। ये शब्द हमारे पूछे जाते हैं, और हम जब जनजातियाँ पढ़े थे ना जी, तब हमने, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ डालना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक था मानव भूगोल का, राजस्थान की जनजातियाँ, हमने सारा अच्छे से कवर किया। किसी ने नहीं देखा हो तो आप पीछे से देखिए आराम से, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दजिया, चीमाता और जूमिंग वालरा क्या है? खेती तो वही है। ये कृषि क्या होती है कि भैया जंगल को जला करके उस भूमि पर कृषि करना, कुछ समय बाद अन्यत्र भूमि पर ऐसा ही करना, ठीक है। तो ये होती है स्थानांतरित कृषि। इसमें एक प्रकार है जूमिंग वालरा कृषि। नाम परिवर्तन है, कृषि वही है, ठीक है। नाम परिवर्तन है, क्यों? क्योंकि गरासिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं गरासियों द्वारा, ठीक है। बस इतना सा, करता बदला तो नाम बदल गया। गरासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं जूमिंग या वालरा कृषि, ठीक। दजिया और चीमाता, ठीक है, ये भील मिला लोग ही करते हैं, ठीक है। और दजिया का मतलब है, दजिया और चीमाता मैदानी भाग में, अगर मैदानी भागों में की जाने वाली, ठीक है, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि। और ये पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि, ठीक है। मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि और पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर होता है तो ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में माता जी कहाँ होती है ना, माता जी कहाँ होती है? पहाड़ी में। तो मैंने माता जी लिख दिया, चीमाता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर जंगल को जला करके वहाँ की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? चीमाता कृषि कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी है स्थानांतरित कृषि, ठीक है। कुछ जनजातियाँ राजस्थान की, जैसे गरासिया और भीलमीणा, ये लोग करते थे, ठीक है। और अच्छे से बात, आंध्र प्रदेश में इसको पाई कहते हैं। क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में? इसको पाई कहा जाता है। वैसे ये तो गणित का सिंबल है, लेकिन पाई लिखना, ठीक है। चलो, मैथमेटिक्स का सिंबल है वो तो, लेकिन फिलहाल आप इसको लिखना पाई कृषि। आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पाई, ठीक है। तो पारंपरिक आपको क्लियर हुई होगी। स्थानांतरित हमने समझी। अब हम देखते हैं समोच्च कृषि, ठीक है। सम उच्च, इसके नाम को देखिए आप, गुण संधि हो रखी है ना। समधन उत्धन च, समधन उत्धन च, ठीक है। समोच्च कृषि, समोच्च कृषि का भी हम विवरण ले लेते हैं, आइए। समोच्च कृषि, समान ऊंचाई पर कृषि, ये। तो सर इसका क्या मतलब है? इसको हम देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ समतल भूमि है, हम मैदानों में रहते हैं, मैदानी भाग है हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन कई लोग पहाड़ी इलाकों में निवास करते ही हैं, ठीक है।
हमारा शहर बड़ी साड़ी पूरी पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बिल्कुल बड़ी साड़ी एक बेस्ट उदाहरण है इसको समझने का, समोच्च कृषि को अच्छे से समझा देता हूँ। तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि भूमि ऐसे होती है, पहाड़ी के ढलान ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर कहीं कहीं ज़मीन थोड़ी मिलेगी तो है, लेकिन अब ऐसी मिलेगी ज़मीन पड़ी हुई है, मुझे पता है ये ज़मीन किसकी नहीं है, मेरी है, चलो मेरे खाते में भी है, मेरे को यहाँ कृषि करनी, कैसे करूँ? कृषि कर भी ली, कोई रोक नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह में बो दिया, जहाँ जहाँ ठीक है बो दिया। बारिश आएगी, इतना ढलान से पानी जाएगा, फसल भी नष्ट हो जाएगी, कृषि करना संभव नहीं हो पाएगा, जड़ें टिकेगी नहीं। अब क्या करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर समान ऊंचाई नहीं है, ढलान है, तो क्या होगा, फसल टिकेगी नहीं ज़्यादा बारिश से। तो मुझे आवश्यकता हुई कि यहाँ अगर ऐसा होता, थोड़ा ढलान होकर के ऐसा होता, फिर थोड़ा ढलान के ऐसा होता, फिर थोड़ा ऐसा होता, तो चल जाता, ठीक है। तो इसको कहते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, इस ढलान को जो है ऐसा बना देते हैं, ठीक है। और आप देखोगे इसकी आकृति कैसी होगी, इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा भी हम कहते हैं, ठीक है। सीढ़ी नुमा कृषि हम इसको कहते हैं, है ना। और बड़ी साड़ी में आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा कृषि का उदाहरण हमारे इस नगर से के उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ। अदालत की घाटी से अगर आप नीचे उतर रहे हैं नीमच रोड पर, तो आप लेफ्ट हैंड देखिए, आपको साइड में दिखेगा क्या कि सीढ़ी नुमा खेत बने हुए। कभी अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो आप देखना, ठीक है। बस ऐसा ही है, ऐसा बना रहेगा, तब पानी आएगा तो फिर यहाँ के ऐसे निकलेगा आराम से, है ना, समतल दिखेगा, तो ज़्यादा मिट्टी का कटाव होगा नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी मेड़ भी कर देते हैं और फिर फोड़ के पानी निकालते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसा इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि, समोच्च कृषि, पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि, ठीक है जी। यह है समोच्च कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि। व्यापारिक कृषि, तो ये जस्ट कहीं ना कहीं विरोधाभासी है पारंपरिक कृषि का, पारंपरिक कृषि का विरोधाभासी है, ठीक है, एक दूसरे के। जिससे पहले जो कृषि की जाती थी परंपरा से, वो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती थी, ठीक है। जिनके पास आज भी कम जमीन है, 1 बीघा से भी कम या 1 बीघा के आसपास, वो भी आज कौन सी कृषि करने को बाध्य हो जाते हैं, वो किसान पारंपरिक कृषि करने। क्यों? क्योंकि उनको खाने का चाहिए, तो वो गेहूँ बोएंगे, अनाज बोएंगे उसमें, ठीक है ना। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है ना, सीमांत छोटे किसान हैं, तो इस पर निर्भर है पारंपरिक कृषि, ठीक है। चलो, तो एक कारण ये भी आएगा आपके सामने कि वह राजस्थान का लगभग 49% क्षेत्रफल कृषि पर निर्भर है और 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होते हुए भी राजस्थान में कृषि उत्पादन इतना ज़्यादा क्यों नहीं, या कृषि से इनकम जो होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसमें यह भी है कि जोतों का आकार, समझ रहे बात को, जोतों का आकार बहुत छोटे छोटे जोत हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जोत हैं, जोतों का आकार भी अच्छा सही नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि उत्पादन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। चलो ध्यान रखना। अब इतनी सी किसी के पास जमीन है, उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, समझ रहे हैं बात को, उस पर इतनी सुविधाएं भी नहीं हो पाती। अब एक ही 10 बीघे का जमीन है, 2-4 हेक्टेयर का, तो वहाँ पर विस्तृत व्यवस्थित रूप से काम होगा, या ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो व्यापारिक कृषि पारंपरिक का बिल्कुल उल्टा सा, कि व्यापारिक कृषि क्या होती है, व्यापार के उद्देश्य से, है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो एक इस कृषि में ऐसी फसलें बोई जाती है जिनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, न करके उपभोग करना, ठीक है। खाने पीने के लिए न बो करके वो कृषि किस लिए करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से, बाजार में बेचने हेतु होते हैं। जैसे नकदी, उन फसलों को हम क्या कहेंगे फिर, नकदी फसलें। नकदी फसलें किनको कहते हैं, जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, ठीक है। उनको व्यक्ति उपभोग करने के उद्देश्य से नहीं बोता है, बाजार में बेचने के लिए बोता है, और बाजार में फिर वो क्या काम आती है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, उद्योगों का वो कच्चा माल होता है, ठीक है। जैसे आपका कपास हो गया, सूती वस्त्र उद्योग के लिए हो गया, गन्ना हो गया, शक्कर उद्योग के लिए हो गया, चीनी उद्योग के लिए हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और भी जूट है, कपड़ा में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अन्य सामग्री बनाने में। तो ये व्यापारिक कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित का नाम सीधा सा समझ में आ रहा है कि मिला करके बोना, मिश्रण, है ना, मिश्रण किया हुआ है, जो मिश्र धन है ना, मिश्रण धनित, तो बिल्कुल मिलाया हुआ। तो मिश्रित कृषि में ये है कि आपने देखा होगा गांव में 2 फसल, एक खेत में एक टुकड़ा है, उसमें 2 फसल बो रखी है, ठीक है। एक ज़्यादा दिखता है मक्की के साथ उड़द बोना, ऐसा, ठीक है, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में आप चले जाओगे तो उसको जौ और चने को बोने का वहाँ पर ज़्यादा प्रचलन है, जौ प्लस चना, ठीक है। इसको कहते हैं बेजड़, ठीक है। जौ और चने को सम्मिलित रूप से बोने मिश्रित फसल को हम क्या कहते हैं, बेजड़, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिश्रित कृषि वही है, 2 फसलों को एक साथ बोना, ठीक है। ऐसा क्यों?
बता देते हैं आपको। और ज़्यादातर आप ध्यान देना, एक दाल वाला पौधा बोया जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे जौ और चना है, अपने यहाँ मेवाड़ी में कहते हैं मक्की अड़द वही, आपने कई बार की मक्की अड़द वही, कई वही मक्की अड़द वही, ठीक है। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, मक्की उड़द हो गई, जो चना हो गया, इनमें क्या करते हैं, दाल का एक पौधा साथ में बो रहे हैं। क्यों बो रहे हैं? क्योंकि दालों में क्या होता है कि इनका जो पौधा होता है, इसकी जड़ों में गांठें होती है और इसमें एक राइजोबैक्टीरियम नामक जीवाणु होता है, राइजोबैक्टीरियम, ठीक है जी। राइजोबैक्टीरियम जीवाणु क्या करता है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है और वो खाद के रूप में पौधों के लिए काम आती है। तो यहाँ पर ये खाद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तो पास वाली जड़ों को भी नाइट्रोजन उपलब्ध होगा, उनकी उपजाऊ क्षमता, उर्वरता क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अच्छी फसल होती है, माना जाता है, माना ही नहीं जाता, साइंटिफिक फैक्ट भी है, तर्क भी है इसके पीछे, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। ये जीवाणु का नाम विशेष है, 5 स्टार देना, बड़ा शानदार जीवाणु है, आई लव दिस बैक्टीरिया, ठीक है। नाम क्या है? राइजोबैक्टीरियम, ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये करता है, ठीक है। तो ये होती है मिश्रित कृषि, जिसमें चने मतलब दाल की एक फसल को साथ में बोया जाता है, ठीक है। चलो दालों का महत्व हम और भी देखेंगे आगे। यहाँ पर मैं केवल हमने ये जाना कृषि के प्रकार, है ना। उम्मीद आपको समझ आएगा कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार क्या क्या है? पारंपरिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, समोच्च कृषि, व्यापारिक कृषि और मिश्रित कृषि, ठीक है। ये तो खेती होती तो है, लेकिन खेती किस किस टाइप की होती है वो हमने जान लिया। अब हम देख लेते हैं, अब हम देखेंगे फसलों के प्रकार। यहाँ से एक तो आप उस चिंता से आप मुक्त हो ही जाना, क्या जी, कि प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे, वो तो अब आप समझदार हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। बिल्कुल निश्चिंत होकर के कंसेप्ट क्लियर करते जाना। एक बार भी अगर आपने ढंग से सुन लिया तो आई गारंटी आप किसी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट को सुनना, है ना। हम जल्दी करने के चक्कर में 1 घंटे में क्लास हो जाए, 1 घंटे में सारा खा जाए, पी जाए, टॉपिक को समेट लें, ऐसा नहीं होता, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। आराम से, हाँ 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, महीना लगे, टॉपिक पूरा समझ में नहीं आता, एक एक शब्द तब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये प्रवृत्ति आपको सिलेक्शन दे देगी, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस देना। समय की डिमांड ये है, हमारे पास पर्याप्त समय है, ठीक है। चलो, तो कृषि के प्रकार भी हमने जान लिए, देखिए काफ़ी आयामों को हमने क्लियर कर लिया। अब फसल के प्रकार हम देखने जा रहे हैं, आराम से इसको देखना। फसल के प्रकार में बच्चों, फसल के प्रकार में हम 2 आधार पर देखते हैं, एक तो मौसम या ऋतुओं के आधार पर हम देखते हैं इसको, ठीक है। मौसम या ऋतुओं के आधार पर, ठीक है। चलो दूसरा एक आधार और ले लेते हैं हम, ठीक है। वो कैसे भी ले लो, उपयोगिता उपभोग के आधार पर ऐसा, ठीक है। दूसरा या सामान्य सा, है ना, उपभोग के आधार पर ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्गीकरण नहीं है, ये ज़रूर है, ठीक है। चलो, हमारी एक समझ बनाने के लिए हमारे दिमाग में जो वर्णन है पूरा सेट हो जाए, इसके लिए मैंने एक ऐसा वर्गीकरण तैयार किया। ये स्पेसिफिक है, ये ऐसा कोई विशिष्ट नहीं है, मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। तो मौसम के आधार पर कृषि, देखो आपने देखा होगा कि ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी गति कर रही है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है, ठीक है, उसको अपने अक्ष पर गति करती है, परिभ्रमण, ठीक है। उसके कारण तो दिन रात बनता है, दिन और रात का बनना। एक पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ठीक है। उससे ऋतुओं का निर्धारण होता है, सबको पता है। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, अभी सूर्य जो है उत्तरायण है, 21 जून को सूर्य सीधी रेखा कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है अभी। तो 3 ऋतु है हमारे पास, ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई, ठीक है। और ऋतुओं के आधार पर उन तीनों ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोते हैं, उनको आप देख लीजिए यहाँ पर। एक को मैं कह रहा हूँ खरीफ की फसल, यहाँ पर विशिष्ट समझ बनानी है। जो कोई पहली बार कृषि टॉपिक को पढ़ रहा है तो मुस्कुरा दो, आपको अच्छा विवरण मिलने जा रहा है, ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है जी। खरीफ की, रबी की और जायद की फसल, एक एक को हम देख लेते हैं, आइए आराम से।
तो एक फसल तो हम बोते हैं जब बारिश होती है, हाँ 2-3 महीना वो रहेगी, फिर उसको काटेंगे, ठीक है, खेत खाली हो जाएगा। बारिश से क्या होगा, कुओं में पानी भरा होगा, तालाब में पानी भरा होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी भरेगा ही नहीं, समझ रहे। या भूमिगत जल भी है, उसका स्तर ऊंचा कैसे आएगा, बारिश से आएगा। फिर अगली कृषि कैसे करेंगे हम, उन सिंचाई के साधनों से, चाहे वो नलकूप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, दूसरी सिंचाई वाली कृषि करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम वो भी चला गया, वो फसल भी ले ली, फिर वो पानी भी नहीं रहा, ठीक है। फिर पानी तो है, भूमि में है, लेकिन ऋतु बदल जाएगी, ठीक है। बारिश बो रहे थे, वो वर्षा ऋतु थी, ठीक है। फिर बारिश के बाद जस्ट सर्दी आ जाती है, आपको पता है, तो सर्दी में हमने वो जो सिंचाई वाली फसल थी वो बो दी। फिर सर्दी के बाद गर्मी आ जाएगी, जो भी चल रही है, ठीक है। तो जो हमारा भूमिगत जल है, जल स्रोतों में जो भरा हुआ जमा हुआ जल है, उससे हम फसल बोएंगे, ठीक है। तो 3 आधार पर ये वर्गीकरण है, ऋतुओं के आधार पर। ये आप सीधा सा इसको दिमाग में रखना है, क्या ये हम बारिश वाले मौसम में बोते हैं, ये सिंचाई करके जो बोते हैं, आपके क्षेत्र में दिमाग में लाना आप लोग। ये जो बारिश हो जाता है, मेवाड़ी में कहे तो वर्कआउट जो है, ठीक है। दूसरा, ये फसल मेवाड़ी में कहे तो जड़ में पाणत करनी पड़े, वो रबी की, ठीक है। और तीसरा जायद फसल, ये फसल मेवाड़ी के अंदाज से मैं समझाता हूँ, जिस हम छोटे थे हम हैं, और जब हमें जो चीज़ें धान लेके दे के लेनी पड़ती थी, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, ठीक है, जिनको हम गर्मी में होती ना, कुल्फ़ी भी आती थी, उस कुल्फ़ी तो फसल हुई नहीं, उसके साथ क्या क्या आता था, तरबूज आता था, धान आता था, उनको हमें मतलब तरबूज आता था, खरबूज आता था, ककड़ी आती थी, उनको हमें धान दे के लेना पड़ता था, वो हो गई आपकी जायद फसल, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आराम से इसको देखते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है। ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कुछ फसलों के हम नाम देखते हैं, ठीक है। चलो कुछ फसलों के हम नाम देखते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है, मेवाड़ी में देखो वावणी कहते हैं उसको, ठीक है। तो वावणी जब हो जाती है तो कौन कौन सी फसलें बोएंगे, मक्का, गेहूं, जौ, अरे गेहूं जौ मक्का में क्या ला, कहाँ ले यार, समा करिए, मक्का के साथ बाजरा, आपको पता क्या क्या बोलते हैं, मूंगफली। बारिश वाली मौसम में, बारिश वाली सीज़न में हम क्या क्या बोलते हैं, सोयाबीन, ठीक है। कुछ अच्छे हैं, उदाहरण बता देता हूँ जिसे आपको कंफ्यूज कर सकते हो। कपास, जो हमारे क्षेत्र में नहीं बोलते, हो सकता है वो आपको कंफ्यूज कर दें, आपको नहीं पता कपास है ना, सब जगह नहीं बोला जाता। कपास खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, चावल वैसे पूरा वर्ष बोते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, ठीक है। चावल दोनों में आती है, खरीफ और रबी की, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन चावल को खरीफ ही दाना है, चावल, कपास, अरंडी ये खरीफ की फसल है, ठीक है। तो बारिश में जो फसलें बोते हैं हम उसको हम कह रहे हैं खरीफ की फसल, ठीक है जी। और इसके बारे में अच्छी सी बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं स्याड़ू। ओ सर स्याड़ू क्यों कह रहे हैं, बारिश में बोल रहे हैं तो चौमासे की फसल कहनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और इसको ध्यान रखना है कि क्यों पूछा जाता है। जनरली बच्चा क्या करता है, खरीफ की फसल तो उसको कहते हैं, जो बारिश में बोते हैं तो उसको चौमासे की फसल, इसको कहते हैं स्याड़ू की फसल, इसको कहते हैं उनाड़ू, ठीक है, एड़ा है वैसे ऐसा उनाड़ू। और ये आपका है जायद वाला, ये है चौमासा। कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, मैं इसको स्पष्ट करूंगा, देखना। हाँ ये बारिश में बोई जाती है, हाँ ये सर्दी में बोई जाती है, हाँ ये गर्मी में बोई जाती है, ठीक बात है। खरीफ की फसल बारिश में बोई, कटेगी कब, जब ठंड आ जाएगी। कटेगी कब, जब ठंड आ जाएगी। तो फसल तो उसको तभी कहेंगे जब आ गई हमारे हाथ में, ठीक है। तो कटेगी कब, जब ठंड आ जाएगी, इसलिए इसको खरीफ की फसल को स्याड़ू कहते हैं। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। रबी की फसल को कहते हैं उनाड़ू, क्यों, वही तो सर्दी में। रबी की फसल हमने चाहे गेहूँ हो गया, ठीक है, बोया तो सर्दी में, लेकिन वो कटेगी कब, जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं उनाड़ू फसल। उनाड़ी, हाँ मेवाड़ी में कहते हैं ना, उंदाड़ी नहीं भी माने, प्योर मेवाड़ी बनो, या जो भी क्षेत्रीय भाषा के शब्द है आप उसकी जगह यहाँ फिक्स कर देना। जब सिंचाई करते हैं तब मेवाड़ी में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उंदाड़ी हाक वीगी, उंदाड़ी हाक नीवी, जिसके कुएं में पानी नहीं होता, ट्यूबवेल पानी मानते उंदाड़ी नीवी, ठीक है ना। तो ये उंदाड़ी, ठीक है, वही तो सर्दी में लेकिन कटे गर्मी में, इसीलिए इसको उंदाड़ी कहते हैं, ठीक है, उनाड़ू। जायद बोई तो गर्मी में, लेकिन कटी कब या ख़त्म कब होगी, पूरी कब होगी, जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं चौमासी। ध्यान रखना, ये विशिष्ट है, मेरी दृष्टि में ये 5 स्टार पॉइंट है। इसको स्याड़ू कहते हैं, उसको उनाड़ू कहते हैं, इसको जायद कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं क्या कि रबी की फसल के कुछ उदाहरण
जायद की फसल के कुछ उदाहरण, ठीक है। चलो, रबी की फसल के कुछ उदाहरण और जायद की फसल के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो रबी की फसल वही जो हमें पाणत करनी पड़ती है ना, जो पाणत करके हम बोते हैं, उनके उदाहरण हम देख लेते हैं। सबको पता है यार, मैं एक डायलॉग बोलूँ और आप लोग क्या करना, उसको अच्छे से एक बार सुनना, 2 बार सुनना, बेक करके उसको लिख लेना। गेहूँ जौ चना सरसों आलू मटर तारा मीरा अलसी अफीम इसब गोल धनिया सौंफ जीरा, ठीक है। ये डायलॉग, इसको आप 10-10 सेकंड बाद करके 2 बार सुनना, आपको याद हो जाएगा और उसको लिख भी देना। गेहूँ जौ चना सरसों, गेहूँ जौ चना सरसों आलू मटर तारा मीरा अलसी अफीम इसब गोल धनिया सौंफ जीरा, ये आपके हैं रबी की फसलें, ठीक है। फिलहाल एक आध यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है जी। चलो, जायद की फसलें मैं आपको बता चुका हूँ, क्या जो हम छोटे बच्चे थे और हम जिद करते थे तरबूज खानो है, काकड़ी खड़ी है, ऐसा वो फसलें गर्मी में जो आती है ना, गर्मी में यही बोलते हैं वाटरमेलन वगैरह, है ना। तो अब तरबूज है ना, आपका खरबूजा मतीरा है ना, ककड़ी खीरा ककड़ी है ना, काकड़ी अरे लाल मतीरा टमाटर और खीरा, ये आपके सारे क्या हैं, ये आपकी सारी जायद फसलें हैं, ठीक है। ये हम गर्मी में, मतीरा क्या है, मतीरा की राठ भी आपने सुनी होगी, अमर सिंह और कर्ण सिंह बीकानेर, अमर सिंह राठौड़ नागौर, कर्ण सिंह बीकानेर के बीच में, ठीक है। मतीरा राठ 1644 के आसपास वो हमने देखी थी मतीरा। मतीरा वही होता है, एक बेल होती है, तरबूज का ही एक किस्म है, वो ज़्यादा मीठा होता है, छोटा होता है थोड़ा, और ज़्यादा मीठा होता है मतीरा, ठीक है। चलो, तो ये आपका एक समझ बन जानी चाहिए, और ये 5 स्टार है, यहाँ से क्वेश्चन निकलते ही है, ठीक है जी। हो सकता है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, 4 युग में आपको 4 फसलें दे दी और हमको यही नहीं पता लग रहा खरीफ की फसल नहीं है। जैसे मैं आपको कह दूँ, बाजरा दे दिया, ज्वार दे दी, चावल दे दिया, ठीक है, और जौ दे दिया, ठीक है। तो कौन सी फसल जो है खरीफ की नहीं है, तो जौ तो आपको पता लग गया, बारिश में बोते हैं, ठीक है। लेकिन चावल जैसे कौन सी फसल रबी की नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना। गेहूँ, जौ, अलसी, कई लोगों ने अलसी का नाम ही नहीं सुना होगा, तो उनको चक्कर पड़ सकता है, ठीक है। तो अलसी और फिर दे दिया अरंडी, है ना। तो कई लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होता, तो उनको थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है, ठीक है। तो कृपया करके थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करना, परम आवश्यक इसको देखना। आप सभी समझदार हैं और मुझे पता है आप मेरी बात पर गौर भी करते हैं, तो कंसेप्ट बनाना, अच्छे से इसको देखना, ठीक है। उपभोग के आधार पर यहाँ से एक शानदार वर्णन हम देखते हैं, तो आइए इसको अच्छे से देखना है और यहीं से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन निकलने हैं। स्पेसिफिक पार्ट है ये बड़ा शानदार, फिर ये तो महत्वपूर्ण अपने आप में है ही है, सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो देखो उपभोग के आधार पर हम फसलें हुई हमारे खेत से, तो एक तो होता है कि भैया हम उपभोग करते हैं, तो ये वैसे उपभोग उपयुक्त नहीं है ये, ठीक है। एक सामान्य वर्गीकरण, इसको ऐसे लिखना कृपया करके, सामान्य वर्गीकरण। एक तो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया, सभी फसलों को हमने, सभी फसलें थी 100-200 जो भी है, उनको हमने सब में बांट दिया, आधार लिया ऋतुओं के आधार पर। अब एक सामान्य सा वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, वो आधार सही नहीं था, सामान्य सा वर्गीकरण कर रहे हैं। जैसे उसको हमने कह दिया खाद्यान्न है, किनको कहेंगे, जो खाने के लिए काम आती है, एक एक करके देखते हैं। खाद्यान्न नाम सुना होगा, दलहन आपने नाम सुना होगा, तिलहन आपने नाम सुना होगा, मसाले, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं कृषि उत्पाद जिनको मसाले के रूप में काम में लिया जाता है। फिर और कुछ देखते हैं, मसाले हो गया, ठीक है, फल हो गया, फूल हो गया, इनकी भी खेती की जाती है बिल्कुल। औषधीय फसल हो गई, है ना। और फिर विशेष हम देखें, कुछ और विशेष, क्षमा करना, जैसे नकदी फसलें हो गई, ठीक है, इन्हीं में विशेष काम लेंगे। अच्छे से प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में एक ज़बरदस्त समझ हमें बना के यहाँ से निकलना है। संकल्प ले लीजिए मन ही मन में कि हाँ, आज हम सारे खाद्यान्न को देख लेंगे, दलहनों को भी देख लेंगे, फलों को, फूलों को, औषधियों को, नकदी फसलों को, सबको समेट लेंगे। ऐसा एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति मन में होनी चाहिए, तो वाकई में समेट लेंगे। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है। सामान्य से मैं आपको परिचय कर देता हूँ, कुछ फसलें देखते हैं, कुछ आंकड़े, कुछ बातें, और फिर इस प्रकार हम इस आयाम को देख लेंगे। चलो, तो खाद्यान्न वे फसलें जिनको हम खाने के लिए काम में लेते हैं। वैसे सबको मोस्टली खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनसे हम रोटी बनाकर खाते हैं, सामान्य समझ, उन फसलों को हम खाद्यान्न कह रहे हैं। खाद्य अन्न वाली कौन सी, जिनको हम पीस करके रोटी बना करके
है ना, खाते हैं, वो आपका खाद्यान्न है, ठीक है। दलहन की बात कर लो, दलहन उनको हम कहेंगे कि जो फसल बीज की 2 फाकियाँ हो सकती है, उनको मेनली तो दलहन उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। जिन फसल बीजों की 2 फाकियाँ हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तिलहन जिनसे तेल निकलता है, ठीक है, कुछ दलहन से भी तेल निकल सकता है, चलो ध्यान देना आराम से, कुछ फूलों से भी निकलता है तेल में, तो ठीक है, ध्यान रखना। मसाले, जो सब्जी में मसालों के रूप में काम में ली जाती है फसलें, कृषि उत्पाद, वो मसाला फसलें। फल आपको पता ही है, ठीक है। फूल, पुष्प जो है उनकी भी खेती की जा रही है, वो फसलें हम देखेंगे। औषधि है, जो व्याधियों के उपचार में हेतु काम में आते हैं कृषि उत्पाद, उनको हम औषधि उत्पादक कह दिया। और जब उनकी उपयोगिता बढ़ गई, जब वो उपचार में काम आ रहे हैं, तो उनकी खेती की जाने लगी बड़े पैमाने पर, ठीक है। चलो, पहले ये यदा कदा कहीं मिलती थी, और जब इनकी मांग ज़्यादा बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा, तो उनकी खेती की जाने लगी, अच्छा लाभ भी मिलता है किसानों को। औषधि पादप हम देखेंगे। नकदी तो आपको सबको पता है, नकदी क्या है कि मेनली पारंपरिक कृषि में क्या होता था कि व्यक्ति खाने के लिए, मतलब उपभोग के लिए फसल बोता था, ठीक है। अब जैसे जैसे सभ्यता ने विकास किया, उसके पास अधिशेष बचने लगा, ठीक है, उसकी आवश्यकता और बड़ी, जैसे कृषि से और भी आवश्यकता होगी, जैसे औषधि पादप भी हो गया, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करने लगा, केवल अपने डायरेक्ट खाने की चीज़ें ही नहीं बोता। जब किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, उसको 1 बीघा से खाने का हो रहा है, तो सब जगह खाने का क्यों बोएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो उसको क्या बोएगा ज़्यादा, उसकी जगह जिसकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिमांड है जैतून की हो गई, ठीक है, ऐसे अन्य बातों की होगी, जैसे कपास की होगी, कपास को खाते थे नहीं, ठीक है। तब वो क्या बोलने लगेगा, ये फसलें बोलने लगेगा जिनसे उसको प्रत्यक्ष लाभ मिले, वो उसका उपभोग न करे, है ना, जिससे वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट उस फसल का उपभोग न करके उसको लाभ के लिए बेचे, लाभ के लिए उसकी खेती करे, वो फसलें होती नकदी, ठीक है। और इसकी सामान्य इस तकनीकी इसकी पहचान ये है कि वे फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है ना, जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, उनको हम क्या कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं, ठीक है। ध्यान में आ गया। कपास है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में कपास, उसके रेशे चले जाएंगे, ठीक है। उस कपास की जो कली होती है उससे तेल निकल जाएगा, उसकी खल को भी बेच, उसका जो वो कचरा रहेगा उसको हम खली कहते हैं, वो भी बिक जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। आपका गन्ना हो गया, तो गन्ना भी प्रत्यक्ष सारा उपभोग थोड़ी करा, 1 बीघा में गन्ना लगाया, वो एक काद खा लिया, अलग वो बात है, लेकिन वो उपभोग घर में रखने के लिए थोड़ी बोल रहा है, नहीं, उसको सारी बेचेगा। वो व्यक्ति किसान अपने घर में स्टोर न करके उसको लाभ कमाने के लिए बेचता है, ठीक है, ठीक है। तो ये फसलें हैं नकदी फसलें। चलो, अब परीक्षा की दृष्टि से हम इन नोट्स बना लेते हैं अच्छे से, खाद्यान्न फसलों में एक एक करके आप लिखते जाना, है ना, और इसको हम इन सभी को देख लेते हैं, यही मेन है आयाम। हाँ, टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, लेकिन वाकई में टॉपिक की महत्ता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना आप इसको, ठीक है। तो खाद्यान्न में हम बात कर लेते हैं, जैसे मक्का खाद्यान्न है, कुछ फसलों के हम नाम लिख देते हैं। मक्का है, सबको पता है। गेहूँ जो हम खाते हैं वो तो पहले लिख देते हैं, मक्का खाते हैं, गेहूँ खाते हैं ना। बाजरा, हो सकता है कोई बाजरा खाए, हो सकता है कोई जौ की रोटी किसी ने खाई हो, जौ भी खाद्यान्न में आएगा। हो सकता है किसी ने जवार की रोटी खाई हो, बड़ी शानदार लगती है। बाजरा तो पश्चिम राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, है ना। तो मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, ठीक है। तो ये आपके मेनली जो है आपके खाद्यान्न हैं। इनको हमें एक विस्तृत आयाम पर देखना है, और वो आयाम क्या है, वो आयाम है विस्तृत आयाम है, जो उस आयाम की विशेषता ये है कि इसके बारे में बात करनी है कि पौधे क्या है, कब बोए जाते हैं, है ना, कोई इसकी किस्में हो, कोई रोग हो, इन स्तरों पर इसको जानना होता है, ठीक है। दिमाग में एक फ्रेम बना लीजिए। चावल भी है ना। तो शुरुआत में थोड़ा सा मैं गति बढ़ा दूं, अगर आप कीजिए तो थोड़ी गति बढ़ा देते हैं और अच्छे से इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो मक्का जिसको अपने यहाँ क्षेत्र पे हम मक्की कहते हैं, है ना। तो मक्का हमारे भारतीय मूल का पौधा ही है, ये ध्यान रखना, भारतीय मूल का पौधा ही है मक्का, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप हो सकता है आपको उपलब्ध हो, ध्यान में ले लीजिए, कभी कभी पूछा भी जा सकता है ना। जिया में जिसको कहते हैं, है ना, संभवतः मक्के की हरी पत्तियों से मैं बोलूँगा केवल, है ना, ज़्यादा अभी बोल नहीं कर पाऊँगा, समय का मेरे पास अभाव है, तो आप इसको अच्छे से सुनिए, फिर आप अच्छे से लिख भी लेना, ठीक है। मक्के की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनता है, जितना मुझे इसके बारे में पता है आपको अच्छे से मैं बताता हूँ, ठीक है। खरीफ की फसल सबको पता है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। और मक्के का सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो है भीलवाड़ा। राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मक्का बोझ जो है होता है
ठीक है जी। तो ये है मक्का की विशेषता। मक्का अनुसंधान केंद्र जो है एक तो आपका बयाना में है और एक आपका है बांसवाड़ा में, ठीक है। बयाना और बांसवाड़ा, ठीक है। बयाना और बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र है। बांसवाड़ा में जो दोनों जगह हैं, ठीक है। तो बांसवाड़ा में जो अनुसंधान केंद्र है उसने 2 किस्में बनाई है मक्का की। वो किस्में आपको ध्यान रखनी है, माही धवल और माही कंचन, ठीक है। माही धवल और माही कंचन, ठीक है। माही धवल और माही कंचन मक्का की 2 किस्में हैं। बांसवाड़ा में स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र में ये फसलें विकसित की है, ठीक है। चलो, तो ये आपका बातें हो जाती है मक्का से, ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं गेहूं की। ये खाद्यान्न है, इससे रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो इसी का प्रचलन है, ठीक है। तो गेहूं ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये अमेरिका से आया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसकी बात करोगे तो ट्रिटिकम एस्टिवम है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल है गेहूं, सिंचाई करनी पड़ती है ना। और गेहूं सर्वाधिक बोया जाता है, मतलब बोया भी जाएगा, उत्पादन होगा सर्वाधिक इसका गंगानगर। मैं इन चीज़ों को सहज कैसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में मैप चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरे अंदर कुछ चल रहा होगा तभी तो बाहर आ रहा है। तो दिमाग में मैप चल रहा है और मुझे दिख रहा है कि गेहूँ जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा होगा, है ना। सामान्य से समझ है, ये कोई जादू वादू नहीं है, ठीक है। तो गेहूँ जहाँ पानी ज़्यादा होगा वही तो होना है। और पानी कहाँ ज़्यादा होगा? पानी कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर पानी पहुँच रहा है गंगानगर में। कई लोग उसको पश्चिमी राजस्थान में के हिस्से में देख करके उसको अरे हटाओ यार, गंगानगर का नाम ही गंगा है उसका। गंगा नहर आई थी 1927 में। फिर IGNP अलग से आ गई। पानी है ना। IGNP से सर्वाधिक लाभान्वित जिले वही है गंगानगर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा, गन्ना ज़्यादा, ये किन्नू ज़्यादा, फल भी सबसे ज़्यादा, सब ज़्यादा, ठीक है। गेहूं का कटोरा गंगानगर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका गेहूं हो गया गंगानगर सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। गेहूं में आप जानते हो कोटा, फार्मी, लोकोर ऐसी किस्में हैं, ज़्यादा पूछी नहीं जाती, ठीक है। बाजरा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है, ठीक है। बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, लेकिन मोटा अनाज में आता है। ज्वार, बाजरा है ना, ये मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा बाड़मेर में ज़्यादा बोया जाता है बाजरा, लेकिन इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, वो होता है अलवर, ठीक है। ये 5 स्टार कर देना इसको, कारण कि लोग बाजरा सबको पता है, सामान्य अगर तुक्के लगाएं तो पश्चिमी राजस्थान में हमारी एक इमेज बनती है, लेकिन बाजरा अलवर का में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो फिर उत्पादन हर कोई करने लगता है, समझ रहे हो। एक समय तक हमारे क्षेत्र में इसबगोल नहीं होता था, जब डिमांड बढ़ी इसबगोल होने लग गया। जब कुछ चुनौतियाँ आई तो फिर इसका उत्पादन हमने वापस बंद भी कर दिया, ठीक है। तो कृषि को भी है विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, वही बात है। तो अलवर में सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। ये बाजरा, जौ को आप देखोगे, ठीक है। तो जो है, जो आप फसल देखेंगे ना तो बिल्कुल गेहूं के समकक्षी है, ठीक है। तो जौ का उत्पादन भी करते हैं लोग, ठीक है। जौ की रोटी भी बनती है, कुछ लोग खाते भी हैं। जौ से शराब भी बनती है ना, जिसको आप बियर कह सकते हैं। शराब, वाकई में ध्यान रखना, शराब बनती है जौ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। जौ से शराब बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो है, जौ का जो क्षेत्र आप देखना अगर जाते हैं तो जौ का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक वो है आपका जयपुर, मतलब जौ का मतलब जयपुर में है, ठीक है, ठीक है। जौ के बाद हम बात कर लेते हैं, वो है आपकी ज्वार की, ठीक है। ज्वार को हम कहते हैं गरीब की रोटी और सोरगम, ठीक है। एक समय ऐसा आया था जब हमने थोड़ा सा इतिहास खंगाला हो कि भारत में अकाल बहुत पड़े थे पहले, ठीक है। जब आपने आधुनिक भारत का इतिहास जाना हो तो भारत में अकाल बहुत पड़े थे, जिसमें चपनिया काल पड़ा था, कई काल पड़े क्रमिक रूप से, ठीक है। प्लेग रोग भी आ गया था। तो अकालों में ऐसा हुआ था कि खाद्यान्न की बड़ी किल्लत हो गई थी। अकाल भी इतने लंबे पड़ते थे, 3-3 वर्ष तक बारिश नहीं होती थी। तो खाद्यान्न तो खत्म हो गया था और उन लोगों की डाइट भी बहुत ज़्यादा थी। ये तो मजाक के लिए कह रहा हूँ हालांकि, लेकिन खाद्यान्न की कमी आ गई थी ना, तो उन्होंने ऐसा किया, भारत सरकार ने क्या किया कि
अमेरिका से लाल ज्वार मंगवाई थी, ज्वार बहुत खिलवाई थी। तो तब से मान लीजिए आपको इसके संबंध में एक शब्द प्रचलित हुआ, गरीब की रोटी। जो बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति होता था आर्थिक रूप से, वो गेहूँ कहाँ से खरीदेगा? 2000 रुपये क्विंटल, ज्वार 1000 रुपये से आसपास में मिल जाती थी उस समय। अभी की बात भी करें तो गरीब की रोटी, ठीक है, इसको गरीब की रोटी सोरगम इसको कहते हैं, ये ज्वार, ठीक है, आपको पता है ये ज्वार, ठीक है। ज्वार नागौर में सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, ये ध्यान रखना। चावल की बात करोगे तो सर राजस्थान में चावल, मैंने जब पहली बार कृषि टॉपिक को छेड़ा था, पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ज्वार मतलब चावल राजस्थान में कैसे उत्पादन होता है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि राजस्थान में चावल होते हैं, क्योंकि चावल को तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पानी भरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। चावल का क्या होता है कि भैया रोपण विधि से इसको बोया जाता है, रोपण विधि से, ठीक है, रोपण विधि से इसको बोया जाता है और पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी भरा रहना चाहिए इस फसल का, ठीक है। तो राजस्थान में कई कई जगह चावल की खेती होती है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादक है वो है बूंदी, ठीक है, ध्यान रखना बूंदी, क्योंकि पंजाब से लोग आए हैं, सिख संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है, और भी संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन पंजाब क्षेत्र के निवासी जो कोटा बूंदी के आसपास उन्होंने ज़मीनें लीज पर ली है और काफ़ी बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन वो कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चावल का उत्पादन बूंदी सर्वाधिक करता है, ठीक है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन है बूंदी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। धान, जो आप नाम शब्द सुना होगा, धान 5 स्टार कर रहा हूँ मैं, धान चावल को कहते हैं। हमने मेनली सुना होगा धान बरोबर, ठीक है, जैसा कि मैं बात कर रहे थे अपन पहले कि गांव में कुछ सामान आता था, मतलब फल फ्रूट आते थे, तो हम उसको खरीदने के लिए पूछते थे क्या भाव है, तो कहते थे धान बरोबर, धान बरोबर। तो हमारे यहाँ ये क्वेश्चन गलत करवा सकता है हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है ना, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण इसको कहते हैं। हम ये मानने को भी तैयार नहीं होंगे, धान चावल को कैसे कहते हैं, धान तो गेहूँ को कहते हैं, गेहूँ को कहते हैं, तो मक्की भी ले लेता था, ठीक है। तो खाद्यान्न के रूप में यहाँ प्रचलित है, लेकिन धान विशेष रूप से किस फसल को धान कहा जाता है, विश्वास कर लेना बात का, किस फसल को धान कहा जाता है, वो चावल। मैं विश्वास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ था पहले, ठीक है, आप तो ऐसे करते हैं। तो धान चावल को कहते हैं, ठीक है, किस फसल को धान कहा जाता है, एक बार मैंने क्वेश्चन में फेस भी किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, चावल को धान कहा जाता है। माही और सुगंधा चावल की 2 किस्में है, भूल में जाना, माही धवल और माही कंचन तो मक्का की, माही धवल और माही कंचन तो मक्का की, माही और सुगंधा, माही व सुगंधा जो है किसकी किस्में है जी, चावल की किस्में है, ठीक है। चलो, तो ये आप